नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी अमेरिका और इजरायल पर ईरान के बड़े हमले की, रुपए की गिरावट पर घिरी मोदी सरकार की, ढुलमुल विदेश नीति रही है, उसका प्रभाव भारत को सीधे सीधे झेलना पड़ रहा है। देखेंगे ज्ञानेश कुमार की कुर्सी पर आए महासंकट को, 3 चुनावी राज्यों में अंतिम पड़ाव पर पहुंची नामांकन प्रक्रिया को, जानेंगे भावी सीजीआई से मोदी सरकार को क्यों लगी फटकार, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जेडीयू छोड़ने के बाद केसी त्यागी ने क्या किया ऐलान। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सैनिक स्कूलों पर सियासी संग्राम, मोदी सरकार के पीपीपी मॉडल पर कांग्रेस का तीखा हमला, कहा पूंजीपति मित्रों के फायदे के लिए नेहरू के विजन के साथ हो रहा खिलवाड़। राहुल गांधी के केरल दौरे से पहले तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस की बड़ी बैठक, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और इमरान प्रतापगढ़ी ने नेताओं के साथ की चर्चा, चुनावी रणनीतियों पर किया मंथन। मणिपुर हिंसा के 3 साल बाद सरकार और कुकी नेताओं के बीच हुई बैठक, करीब 1 घंटा 45 मिनट तक चली बातचीत, दोनों समुदायों के बीच तनाव कम करने की दिशा में माना जा रहा अहम कदम। 170 दिनों बाद ले पहुंचे सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, कहा जिस मकसद के लिए कर रहे हैं संघर्ष उसके लिए उगेगा नया सूरज, समर्थन के लिए पूरे देश का जताया आभार। और केरल के सीएम पिनराई विजयन का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, कहा अमेरिका के जागीरदार की तरह काम कर रहा भारत, पीएम मोदी पर उठाए गंभीर सवाल। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मिडिल ईस्ट की जंग में समीकरण पूरी तरह बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका और इजरायल जो लगातार इस जंग में जीत का दावा कर रहे हैं, ईरान ने उनके सपने को चकनाचूर कर दिया है। ईरान ने इजरायल के 5 शहरों पर एक साथ हमला किया है, जिसमें उसके परमाणु शहर को भी निशाना बनाया गया। परमाणु ठिकानों पर जारी बमबारी ने रेडिएशन लीकेज का खतरा बढ़ा दिया है। तो आखिर किस दिशा में बढ़ रही मिडिल ईस्ट की जंग, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मिडिल ईस्ट की जंग में ईरान ने तेजी से बढ़त बना ली है। उसने अमेरिका और इजराइल पर ताबड़तोड़ जवाबी हमले किए हैं, जिसमें उसे काफी सफलता भी मिली। ईरानी सेना ने एक साथ इजराइल के 5 शहरों को निशाना बनाया, जिसमें डिमोना, जहां इजराइल की मुख्य परमाणु सुविधा स्थित है, बेरशेवा, जो इजराइल का बड़ा शहर है जहां कई सैन्य ठिकाने हैं, ईलात, जो लाल सागर के किनारे बसा इजराइल का दक्षिणी बंदरगाह है, अराद और किर्यातगत, दोनों सैन्य दृष्टि से अहम माने जाते हैं। इधर ईरानी सेना इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी आईआरजीसी का दावा है कि फत्ताह हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ ही कद्र और एमाद बैलिस्टिक मिसाइलों से किए गए इन हमलों में दर्जनों लोगों की जान चली गई। नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हुए इजरायली हमलों के जवाब में ईरान ने यह कार्रवाई की है। उसका कहना है कि यह तो बस शुरुआत है, अब जंग का पूरा समीकरण बदल चुका है। जिस तरह इस जंग के केंद्र में परमाणु ठिकाने आ गए हैं, उसके बाद क्षेत्र में परमाणु जंग का खतरा बढ़ गया है। यही नहीं, पिछले 24 घंटे में ईरान ने F-16 और F-15 भी मार गिराया है, जिसके बाद इस जंग में ईरान का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इसे लेकर अमेरिका और इजराइल की बौखलाहट भी बढ़ती दिखाई दे रही है। ऐसे में ईरान की बढ़ती ताकत को देखते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा, ईरान ने डिएगो गार्सिया पर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। यह 4000 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मैं लगातार चेतावनी दे रहा हूं, अब उनके पास यूरोप के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचने की क्षमता है। वे पहले ही यूरोपीय देश साइप्रस पर हमले कर चुके हैं। वे हर किसी को अपने निशाने पर ले रहे हैं। वे एक समुद्री अंतर्राष्ट्रीय मार्ग और ऊर्जा मार्ग को अवरुद्ध कर रहे हैं और पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नेतन्याहू भले ही ईरान के खिलाफ दूसरे देशों को भड़काने की कोशिश कर रहे हों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी धमकियां दे रहे हैं, लेकिन ईरान ने झुकने से साफ इनकार कर दिया है, बल्कि वो इन धमकियों का डटकर जवाब दे रहा है। इसी कड़ी में ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलीबाफ ने कहा है, अगर हमारे बिजली संयंत्रों और बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया गया तो ईरान क्षेत्र में महत्वपूर्ण एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑयल फैसिलिटी पर बिना देर किए जवाबी हमले करेगा। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम दिया था कि अगर तेहरान 48 घंटों के अंदर हॉर्मुज को पूरी तरह से नहीं खोलता है तो अमेरिका उसके बिजली संयंत्रों को नष्ट कर देगा। लेकिन ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालांकि उसने यह भी साफ किया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान के दुश्मनों को छोड़कर सभी के लिए खुला है। आप जानते हैं कि इस क्षेत्र में ईरान की नाकेबंदी ने दुनिया भर में तेल संकट पैदा कर दिया है, क्योंकि वैश्विक तेल सप्लाई का 20% इसी जलमार्ग से होकर गुजरता है। ऐसे में ट्रंप पर भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा है। यानी 4 हफ्तों में इस जंग में ईरान ने बढ़त बना ली है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में यह जंग किस दिशा में आगे बढ़ती है। पश्चिम एशिया में जंग का दायरा बढ़ता दिखाई दे रहा है। इस जंग की चिंगारी ने भारत को झुलसा कर रख दिया है।
इस जंग से देश की अर्थव्यवस्था को गंभीर चोट पहुंच रही है। रुपए में ऐतिहासिक गिरावट देखने को मिली है, जिसे लेकर तमाम विपक्षी दलों ने एकजुट होकर मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है। कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी ने तो बीजेपी को कटघरे में ही खड़ा कर दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। देश में पहली बार रुपए में ऐतिहासिक गिरावट देखने को मिली है, जिसे लेकर विपक्ष का पारा हाई है और मोदी सरकार पर काले बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि बीजेपी पर उठ रहे सवाल कम होने का नाम नहीं ले रहे। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भारतीय रुपए के मूल्य में गिरावट का सीधा प्रभाव भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पड़ेगा, कीमतों पर पड़ेगा। आज अर्थव्यवस्था की स्थिति ऐसी है कि सामने दिखाई दे रहा है कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। हमारी जो विदेश नीति है उसका प्रभाव भारत को देखने मिलेगा। आज अर्थव्यवस्था की स्थिति ऐसी है कि सामने दिखाई दे रहा है इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। एक जंग छिड़ी हुई है जहां हमने हमारी विदेश नीति की जो ढुलमुल विदेश नीति रही है उसका प्रभाव भारत को सीधे सीधे झेलना पड़ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चीन के लिए खुल सकता है, जापान के लिए खुल सकता है, रशिया के लिए खुल सकता है। भारत के लिए अभी खुलने में आनाकानी हो रही है, क्योंकि हमारी विदेश नीति का सीधा सीधा दुष्प्रभाव। पवन खेड़ा के इस बयान ने बीजेपी को पहले ही कटघरे में खड़ा कर दिया है और इस बीच शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने पार्टी की मुश्किलों को दोगुना कर दिया। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी अब देश का नेतृत्व करने में काबिल नहीं है। रुपया लगातार गिर रहा है। जंग आज है, लेकिन कल तो जंग नहीं हुई थी। रुपया ठीक उसी समय नीचे गिरना शुरू हुआ जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। पीएम अभी भी इलेक्शन कैंपेन में बिजी हैं और उन्हें रुपए की कोई परवाह नहीं है। मेरे पास उनसे कहने के लिए बस एक ही बात है कि मोदी जी अब झोला उठाओ और चले जाओ। रुपए के हालात देखिए, बस सेंचुरी लगाना बाकी है। अब की बार 100 के पार। बताइए मोदी जी कहाँ हैं? वे पश्चिम बंगाल में हैं। ममता बनर्जी को हराने के लिए प्रेसिडेंट रूल की तैयारी कर रहे हैं। मोदी और शाह पश्चिम बंगाल में खेला करने की कोशिश कर रहे हैं और रुपए की वैल्यू गिर रही है। मोदी जी कह रहे थे कि जब रुपए की वैल्यू गिरती है तो देश की इज्जत गिरती है। अब क्या गिर रहा है? विपक्ष के इन सवालों और आरोपों ने मोदी सरकार की बेचैनी बढ़ा दी है। इस भारी दबाव के बीच अब मोदी सरकार देश में गैस और तेल संकट से निपटने की तैयारी में जुट गई है। पीएम मोदी ने एक समीक्षा बैठक बुलाई है, लेकिन देखना यह होगा कि विपक्ष के इन सवालों के जवाब में अब बीजेपी क्या कुछ कहती है। विपक्ष के हमले से मोदी सरकार घिर गई है तो मुश्किल में मुख्य चुनाव आयुक्त भी नजर आ रहे हैं। विपक्ष ने ज्ञानेश कुमार को कुर्सी से हटाने के लिए कमर कस ली है। संसद में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश कर दिया गया है। लोकसभा और राज्यसभा के करीब 193 सांसदों ने इस नोटिस पर हस्ताक्षर कर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। तो क्या जाने वाली है ज्ञानेश कुमार की कुर्सी? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि विपक्ष उनके खिलाफ संसद के दोनों सदनों में महाभियोग प्रस्ताव लेकर आया है। लोकसभा के 130 और राज्यसभा के 63 सांसदों ने इस नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं और अब इसको लेकर एक अहम जानकारी सामने आई है। विपक्ष का सबसे बड़ा आरोप है कि चुनाव आयोग अब एक स्वतंत्र संस्था न रहकर सरकार का एक टूल बन गया है। इस प्रस्ताव में 7 आरोप लगाए गए हैं। चुनाव आयोग को निष्पक्ष संस्था के बजाय सरकार के राजनीतिक एजेंडे का हथियार बना देना, एसआईआर प्रक्रिया के जरिए बिहार और बंगाल में लाखों गरीबों और वंचितों के नाम वोटर लिस्ट से हटाना, विपक्ष के प्रति सख्त और सत्ताधारी दल के प्रति नर्म रुख अपनाना, विपक्षी नेताओं को जानबूझकर निशाना बनाना, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती के बावजूद आधी रात को आनन फानन में की गई नियुक्ति पर सवाल, चुनाव से ठीक पहले नियम बदलकर करोड़ों वोटर्स को अनिश्चितता में डालना, कर्नाटक जैसे राज्यों में वोटर लिस्ट में हुई धोखाधड़ी की निष्पक्ष जांच न होने देना और मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट और मतदान केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज देने से साफ इनकार करना। संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए संसद में महाभियोग जैसी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी होता है, जो कि विपक्ष पहले ही दे चुका है। अब विपक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग नागरिकों के वोट का अधिकार सुनिश्चित करने के बजाय नागरिकता तय करने वाला ट्रिब्यूनल बन गया है। 23 मार्च को जब संसद की कार्यवाही शुरू होगी तो ये मुद्दा सदन में उठेगा। विपक्ष ने साफ कर दिया है कि वो पारदर्शिता, सीसीटीवी फुटेज जारी करने में आनाकानी और कर्नाटक जैसे राज्यों में वोटर लिस्ट में हुई धोखाधड़ी को लेकर सरकार और चुनाव आयोग को घेरेंगे। अब देखना यह है कि ज्ञानेश कुमार अपना बचाव कर पाते हैं या फिर विपक्ष अपनी मुहिम में कामयाब साबित होता है। ज्ञानेश कुमार की कुर्सी पर संकट गहराता दिखाई दे रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष ने यह मोर्चा ऐसे वक्त में खोला है जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। 5 में से 4 राज्यों में मतदान की प्रक्रिया एक चरण में पूरी कर ली जाएगी। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को छोड़कर बाकी 3 राज्यों में 9 अप्रैल को वोटिंग होनी है। वहीं जिन राज्यों में 9 अप्रैल को चुनाव होने हैं, वहां नामांकन प्रक्रिया अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है। तो क्या है ये पूरी खबर? देखिए इस रिपोर्ट में। असम की 126, केरल की 140, पुदुचेरी की 30 सीटों पर 9 अप्रैल को वोटिंग होनी है।
जिसको लेकर राज्य में सियासी हलचल तेज है। वहीं इन तीनों राज्यों में 23 मार्च नामांकन दर्ज करने की आखिरी तारीख है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों को धार देने में जुट गए हैं। असम में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की 4 सूची जारी कर कुल 94 कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई ने जोरहाट से अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। गौरव गोगोई सीधे सीएम हेमंत को ललकार रहे हैं कि अगर सरकार को हार का डर नहीं है तो सीधे जोरहाट से चुनाव लड़कर दिखाएं। हालांकि सीएम हेमंत ने चुनाव लड़ने के लिए अपने सबसे सुरक्षित सीट को चुना और जलूकबाड़ी से 20 मार्च को अपना नामांकन दाखिल किया। असम में बीजेपी ने 88 उम्मीदवार उतारे हैं, जिसमें 19 विधायकों को टिकट काटा है और महज चंद दिन पहले बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के नेताओं को टिकट दिया गया है, जिससे बीजेपी में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। पार्टी के कई कद्दावर नेता नाराज हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ने या फिर खुलकर विपक्ष का समर्थन करने का ऐलान कर चुके हैं, जिससे असम चुनाव बीजेपी के लिए चुनौती भरा दिखाई दे रहा है। वहीं केरल में भी बीजेपी की स्थिति मजबूत नहीं दिखाई दे रही है। केरल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अब तक 2 सूचियों में कुल 92 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पहली सूची में 55 और दूसरी सूची में 37 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। पार्टी ने रमेश चेन्नीथला, वीएस शिवकुमार जैसे दिग्गजों को मैदान में उतारा है। साथ ही 25 मार्च से चुनावी प्रचार अभियान शुरू करने की तैयारी भी कर ली है। वहीं बीजेपी ने भी केरल के लिए 3 लिस्ट जारी की है। पहली लिस्ट में 88 और दूसरी लिस्ट में 39 और तीसरी लिस्ट में 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केरल फतेह करने का आह्वान कर दिया है। वहीं पुदुचेरी में भी कांग्रेस का गठबंधन लगभग तय हो चुका है। कांग्रेस और डीएमके ने पुदुचेरी विधानसभा की 30 सदस्यीय विधानसभा में 15-15 सीटें साझा करने पर सहमति जताई है। जानकारी के मुताबिक सीट शेयरिंग के समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर भी हो चुके हैं। चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। इस बीच भावी सीजेआई जस्टिस बीवी नागरत्ना का बयान भी चर्चा में आ गया है। देश की अदालतों में मामलों की बढ़ती संख्या और लंबे समय से लंबित मामलों को लेकर भावी सीजेआई जस्टिस नागरत्ना का गुस्सा फूट पड़ा है और उन्होंने इसके लिए सीधे केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कड़ा रुख अपनाया है। साथ ही पेंडिंग केसेस को लेकर भी चिंता जाहिर की है। तो क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जबकि बड़ी संख्या में मामले पहले से ही पेंडिंग पड़े हैं। न्यायालय की इस समस्या को लेकर मोदी सरकार कई बार चिंता जता चुकी है, लेकिन इसकी जिम्मेदार भी खुद मोदी सरकार ही है। इसी कड़ी में भावी सीजेआई जस्टिस बीवी नागरत्ना अदालतों में लंबित मुकदमों के ढेर के लिए सरकार पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने साफ तौर पर जुडिशियल बैकलॉग यानी केसों के ढेर के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि सरकार एक तरफ तो कोर्ट में केसों के लंबित रहने की चिंता जताती है, लेकिन दूसरी तरफ खुद सबसे ज्यादा केस दाखिल करके और अपील करके इस समस्या को बढ़ाती है। ये पैटर्न एक विरोधाभास पैदा करता है। सरकार सार्वजनिक रूप से जुडिशियल बैकलॉग की चिंता जताती है, लेकिन लगातार मुकदमेबाजी करके उसी बैकलॉग को बढ़ाती है। सरकार दोनों भूमिकाओं में है, शिकायतकर्ता भी और समस्या का कारण भी। सरकार हर स्तर पर मुकदमा लड़ती रहती है। केंद्र और राज्य सरकारें देश में सबसे बड़े लिटिगेटर यानी मुकदमा करने वाली हैं। जस्टिस नागरत्ना ने सरकार के मुकदमे लड़ने के तौर तरीकों पर भी बेहद गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आगे कहा कि अब अपील करना आम बात हो गई है। अफसर अपने आप को बचाने के लिए मुकदमा करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारी अक्सर सावधानी के तौर पर या खुद को बचाने के लिए अपील दायर करना ही बेहतर समझते हैं, क्योंकि अगर वो विवादों को निपटाते हैं तो ऑडिट आपत्ति, विजिलेंस जांच या राजनीतिक जांच का डर रहता है। इसलिए अपील करना आम बात हो गई है, जबकि ये दुर्लभ होनी चाहिए। केस निचली अदालतों में खत्म होने चाहिए, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। इससे न्यायिक सिस्टम पर बोझ पड़ता है। जस्टिस नागरत्ना ने न्यायिक ढांचे में पैसे लगाए जाने की कमी पर भी बात की। उन्होंने कहा कि कोर्ट रूम, स्टाफ और टेक्नोलॉजी में लगातार सरकारी निवेश नहीं होता। राजनीतिक दलों को हाईवे या कल्याण योजनाओं में निवेश दिखाना ज्यादा फायदेमंद लगता है, इसलिए जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को कम फंड मिलता है। जनसंख्या, आर्थिक गतिविधियां और नियम बढ़ने से विवाद बढ़ते हैं, लेकिन कोर्ट की क्षमता धीरे धीरे बढ़ती है। भारतीय अदालतों में 2 करोड़ 33 लाख से अधिक मामले लंबित हैं। जैसे आप जानते हैं कि जस्टिस नागरत्ना साल 2027 में भारत की पहली महिला सीजेआई बनेंगी। ऐसे में उनका ये बयान काफी मायने रखता है। भावी सीजेआई ने एक तरह से मोदी सरकार को फटकार लगाई है, तो अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी मां के नाम पर मालती देवी महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का आह्वान किया और लोगों का ध्यान इस बात पर खींचा कि महिलाओं को आगे बढ़ाना कितना जरूरी है। इसके साथ ही वो बीजेपी पर भी हमलावर नजर आए। वहीं सपा सांसद डिंपल यादव ने भी महिलाओं के हक के लिए आवाज उठाई। तो क्या कुछ हुआ इस दौरान, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मालती देवी महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया।
इस दौरान उन्होंने महिला सशक्तिकरण, हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें आगे बढ़ाने पर जोर दिया। तो वहीं बीजेपी पर तंज कसते हुए भी दिखाई दिए। कार्यक्रम में उन्होंने साफ कहा कि अगर ये पता लगाना हो कि समाज कितना विकसित है तो उस समाज की महिलाओं को देखना चाहिए। महिलाओं की स्थिति ही समाज की स्थिति बयां कर देती है। अखिलेश ने आगे बिना नाम लिए कहा कि इस देश में महिलाओं की स्थिति खराब है कि अगर समाज को और देश को देखना है तो वहां की महिलाएं, वहां की स्त्रियों की स्थिति क्या है, अगर उसकी जानकारी हो जाए तो पूरे के पूरे समाज की स्थिति पता लग जा रही है। जहां भारत में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं और जब हम आकलन करते हैं तो हमारी महिला बहनों की स्थिति बहुत ही खराब है। और इधर ये अखिलेश ने समारोह में लगे कैमरे की तरफ इशारा करते हुए मीडिया के उस धड़े पर भी हमला किया जिस पर विपक्ष अक्सर ही सरकार की चाटुकारिता करने का आरोप लगाता है। अखिलेश ने कहा कि अगर ये कैमरे अपनी जिम्मेदारी निभाने लगे तो अपने आप सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। जहां लिखने या बोलने और आंदोलन करने पर पाबंदी है, लेकिन जब लोग बूथ पर जाएंगे तो इस सरकार का पता भी नहीं चलेगा। वो परिस्थितियां, कारण, वो दबाव क्या है, उन चीजों में मैं नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन जहां बोलने पर, लिखने पर या आंदोलन करने पर पाबंदी है या झूठे मुकदमे लग जाते हैं, इतने दिनों में ये बात तो साफ हो गई है कि आने वाले समय में लोग बोलें न बोलें, लिखें न लिखें, लेकिन जब बूथ पर जाएंगे तो इस सरकार का पता नहीं लगेगा ये सरकार कहां चली गई है। इस दौरान सपा प्रमुख ने महिलाओं के लिए बड़ी घोषणाएं भी की। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए 2 अहम योजनाओं का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हम रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर एक विशेष योजना शुरू करेंगे, जिसका मकसद महिलाओं को समाज में उचित सम्मान और सुरक्षा देना होगा। इसके साथ ही भविष्य में हमारी सरकार नारी समृद्धि सम्मान योजना लागू करेगी। इसके तहत पात्र महिलाओं को सालाना 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। वहीं समारोह को लेकर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि एक तरफ तो इस कार्यक्रम के जरिए महिलाओं को साधने का काम किया गया है, जिसका फायदा उसे यूपी विधानसभा चुनाव में हो सकता है, साथ ही इससे बीजेपी को भी बड़ा झटका लग सकता है। और बुलेटिन के आखिर में बात केसी त्यागी के बड़े ऐलान की। 23 साल तक जेडीयू में रहने के बाद केसी त्यागी ने आखिरकार नीतीश कुमार का साथ छोड़ जयंत चौधरी की आरएलडी का दामन थाम लिया है। जेडीयू में संवाद की कमी और सीमित संभावनाओं का आरोप लगाकर निकले त्यागी अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जमीन पर जयंत को किंग मेकर बनाने का सपना देख रहे हैं। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वो यहां किसी पद या टिकट के लालच में नहीं आए। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। जेडीयू के पूर्व नेता केसी त्यागी ने अपनी नई राजनीतिक पारी का आगाज कर दिया है। जेडीयू से इस्तीफे के बाद लगे कयासों पर विराम लगाते हुए केसी त्यागी औपचारिक रूप से आरएलडी यानी राष्ट्रीय लोक दल में शामिल हो गए हैं। पार्टी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने उनका पार्टी में स्वागत किया। त्यागी का जेडीयू छोड़ना नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि वो लंबे समय तक पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता रहे थे। त्यागी ने जेडीयू छोड़ने की वजह संगठन के अंदर घुटन और संवादहीनता को बताया, लेकिन आरएलडी में आते ही उनके सुर बदल गए। उन्होंने साफ किया कि वो यहाँ किसी पद या टिकट के लालच में नहीं आए हैं। उनका इकलौता लक्ष्य जयंत चौधरी को उनके दादा और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जैसी राजनीतिक ऊंचाइयों पर देखना है। त्यागी ने बड़ा बयान देते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि जयंत चौधरी राष्ट्रीय राजनीति में इतने मजबूत हों कि प्रधानमंत्री के चयन में उनकी भूमिका निर्णायक हो। उन्होंने आरएलडी को मुसलमानों की प्रतिनिधि पार्टी बताकर एक पुराने सोशल इंजीनियरिंग कार्ड को फिर से हवा दे दी है। हालांकि त्यागी के साथ उनके पुराने विवाद भी आरएलडी के साथ जुड़े रहेंगे। अगस्त 2024 में इजरायल फिलिस्तीन विवाद पर सरकार विरोधी रुख, अग्निवीर योजना पर तीखी टिप्पणी और लैटरल एंट्री पर विरोध जैसे मुद्दों ने एनडीए गठबंधन के अंदर पहले ही असहज स्थिति पैदा कर दी थी। हाल ही में नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की उनकी मांग ने भी जेडीयू को किनारा करने पर मजबूर कर दिया था। अब सवाल यह है कि क्या केसी त्यागी का अनुभव और उनके बागी तेवर जयंत चौधरी की आरएलडी को उत्तर प्रदेश में सत्ता की चाबी दिला पाएंगे? अब केसी त्यागी की ये नई राजनीतिक पारी किस दिशा में जाती है और इसका आरएलडी को कितना फायदा मिलता है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।